कल्पना कीजिए, एक मिसाइल छोड़ी जाती है और वो एक नहीं बल्कि 10 शहरों को एक साथ तबाह कर सकती है। अब सोचिए, अगर ऐसी ताकत किसी एक देश के पास आ जाए तो दुनिया में क्या होगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं। नई दिल्ली के एक हाई सिक्योरिटी कमांड सेंटर में हलचल बढ़ जाती है। स्क्रीन पर दुनिया का नक्शा चमक रहा है, सैटेलाइट फीड लाइव है और एक अधिकारी के सामने एक रेड बटन रखा है। वो बटन जिसे दबाने के बाद वापस लौटना संभव नहीं। और जैसे ही वो बटन दबता है, हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता। ना कोई सायरन, ना कोई चेतावनी, ना कोई डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होने का टाइम। बस कुछ मिनट और पूरा खेल खत्म। अब सवाल यह है, क्या भारत वाकई ऐसी मिसाइल बना रहा है जो सिर्फ दुश्मन को हराने के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मैसेज देने के लिए बनाई जा रही है? या फिर यह आने वाले समय की उस तैयारी का हिस्सा है जहां दुनिया का पावर बैलेंस पूरी तरह बदलने वाला है? और अगर यह सच है तो क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ भारत की मिसाइल तक सीमित नहीं है। यह कहानी है ताकत की, डर की और उस ग्लोबल गेम की जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा है, जहां एक तरफ भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी सुपर पावर अपने ही फैसलों में उलझ चुकी है। और वहीं ईरान, जिसे सालों तक दबाने की कोशिश की गई, आज वही देश इस पूरे गेम का सबसे बड़ा फायदे वाला खिलाड़ी बनता दिख रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं भारत से। कुछ समय पहले पाकिस्तान ने एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने साफ कहा, भारत का मिसाइल प्रोग्राम चिंता का विषय बन चुका है। अब सोचने वाली बात यह है, पाकिस्तान जो खुद एक न्यूक्लियर पावर है, जो खुद मिसाइल टेस्ट करता रहता है, वो अचानक इतना चिंतित क्यों है? कारण सीधा है, भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं रहना चाहता। भारत अब ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। डीआरडीओ यानी भारत की डिफेंस रिसर्च एजेंसी आज जिस स्पीड से काम कर रही है, उसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश भी चौंक गए हैं। अगर हम पीछे देखें तो हमें साफ दिखाई देता है कि दुनिया में ताकत का संतुलन कभी भी स्थिर नहीं रहा। हर कुछ सालों में कोई नया देश उभरता है, कोई पुराना कमजोर पड़ता है और इसी खींचतान में नई नई रणनीतियां जन्म लेती है। कभी हथियारों की दौड़, कभी आर्थिक युद्ध, तो कभी ऐसे फैसले जो पूरी दुनिया को चौंका देते हैं। पहले के समय में लड़ाइयां साफ होती थी, दो देश आमने सामने, मैदान तय और परिणाम भी जल्दी सामने। लेकिन आज का दौर बिल्कुल अलग है। आज की लड़ाई दिखती कम है और असर ज्यादा करती है। अब मिसाइलें सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। अब युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़े जाते बल्कि बाजारों में, तेल की कीमतों में और सप्लाई चेन में लड़े जाते हैं। और यही वजह है कि आज जब भारत अपनी मिसाइल रेंज को 10,000 किलोमीटर से आगे ले जाने की तैयारी करता है तो उसका मैसेज सिर्फ एक देश के लिए नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया के लिए होता है। उसी तरह जब संयुक्त राज्य अमेरिका अचानक ईरान पर अपने रुख को नरम करता है तो यह सिर्फ एक पॉलिसी बदलाव नहीं होता बल्कि यह संकेत होता है कि हालात उसके कंट्रोल से बाहर भी जा सकते हैं। और जब चीन इस पूरे खेल में चुपचाप अपनी आर्थिक पकड़ मजबूत करता है तो वो बिना शोर किए ही सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता चला जाता है। यही पैटर्न हमें बार बार इतिहास में देखने को मिला है। फर्क बस इतना है कि आज सब कुछ पहले से ज्यादा तेज हो गया है। फैसले जल्दी होते हैं, असर तुरंत दिखता है और गलती की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है। इसलिए अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है, क्योंकि अब यह सिर्फ जीत हार की बात नहीं रही बल्कि यह उस भविष्य की लड़ाई बन चुकी है जिसमें तय होगा कि आने वाले समय में दुनिया का असली कंट्रोल किसके हाथ में होगा। और दोस्तों, यहीं से कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि अब यह सिर्फ मिसाइल, तेल या एक दो देशों की बात नहीं रह गई है। अब इसमें धीरे धीरे दुनिया के बाकी बड़े खिलाड़ी भी शामिल होने लगे हैं। जरा सोचिए, अगर एक तरफ भारत अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ईरान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है और तीसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी पॉलिसी बदलने पर मजबूर है, तो चौथा खिलाड़ी क्या कर रहा होगा? जी हां, चीन, जो हमेशा से शांत दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर हर चाल को बहुत ध्यान से देख रहा है। दरअसल ईरान के लिए सबसे बड़ा बैकडोर सपोर्ट अगर किसी ने दिया है तो वो चीन ही है। जब पूरी दुनिया ईरान पर सैंक्शंस लगा रही थी तब भी चीन चुपचाप उससे तेल खरीद रहा था, कम कीमत पर, बिना ज्यादा सवाल किए।
और अब जब पाबंदियां हटने की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? ईरान को पैसा मिलेगा, लेकिन सस्ता तेल सबसे पहले चीन के पास जाएगा। मतलब चीन अपनी इंडस्ट्री को और सस्ता ईंधन दे पाएगा, अपनी इकोनॉमी को और तेज दौड़ा पाएगा। और यही वो चीज है जो इस पूरे गेम को और खतरनाक बना देती है। अब जरा एक और एंगल से देखिए, अगर चीन मजबूत होता है तो उसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? अमेरिका पर और भारत पर, क्योंकि चीन पहले से ही इंडो पैसिफिक में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, साउथ चाइना सी में दबदबा बढ़ा रहा है और बॉर्डर पर भी एक्टिव है। अब अगर उसे सस्ता तेल भी लगातार मिलता रहा तो उसकी ताकत और तेजी से बढ़ेगी। और यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस पूरे खेल में इतना बेचैन दिख रहा है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने गलत कदम उठाया तो वो एक साथ दो फ्रंट पर कमजोर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट और एशिया, इसी बीच यूरोप भी इस पूरे संकट में फंस चुका है। यूरोप की हालत इस वक्त ऐसी है जैसे कोई बीच समंदर में फंस गया हो। गैस की कीमतें बढ़ रही है, सप्लाई अनिश्चित है और विकल्प सीमित है। पहले यूरोप काफी हद तक रूस पर निर्भर था, लेकिन हालात बदलने के बाद उसे नए सोर्स ढूंढने पड़े। और अब जब मिडिल ईस्ट भी अस्थिर हो रहा है तो यूरोप की मुश्किलें और बढ़ गई है। यूरोप के कई देश पहले ही महंगी गैस और तेल की वजह से दबाव में हैं। इंडस्ट्रीज धीमी हो रही है, फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं और आम लोगों के लिए बिजली और ईंधन का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है या सप्लाई और कम होती है तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां यह संकट सिर्फ रीजनल नहीं रहता बल्कि ग्लोबल बन जाता है। क्योंकि जब यूरोप जैसे बड़े बाजार में मंदी आती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इंटरनेशनल ट्रेड प्रभावित होता है। जब एक बड़ा सिस्टम कमजोर होता है तो कोई दूसरा सिस्टम मजबूत होने लगता है और यही मौका होता है नए खिलाड़ियों के उभरने का। यहीं पर चीन और भी एक्टिव हो जाता है, क्योंकि चीन पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग हब है, सप्लाई चेन का कंट्रोल उसके पास है और अब अगर उसे सस्ता तेल मिलता है तो उसकी इकोनॉमी और तेज भागेगी। मतलब जब यूरोप संघर्ष कर रहा होगा तब चीन ग्रो कर रहा होगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या अमेरिका अब भी उतना ही मजबूत है जितना वो पहले था? क्योंकि अगर वो मजबूत होता तो शायद उसे अपनी पॉलिसी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शायद उसे ईरान की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि उसे वही करना पड़ रहा है जिसे वो कभी करने के खिलाफ था। अब जरा इस सिचुएशन को ध्यान से समझिए। एक तरफ भारत है जो अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को लगातार अपग्रेड कर रहा है, मिसाइल्स, सबमरीन, डिफेंस सिस्टम, हर लेवल पर तैयारी। लेकिन भारत की रणनीति सीधी है, पहले हमला नहीं, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब आखिरी होगा। दूसरी तरफ चीन है जो इस पूरे खेल को बहुत शांति से देख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हर मौके को अपने फायदे में बदलने की कोशिश कर रहा है। चीन जानता है अगर दुनिया अस्थिर होती है तो वही सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है। तीसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका है जो पहली बार कंट्रोलर से रिएक्टर बनता दिख रहा है। अब वो हालात के हिसाब से फैसले ले रहा है, न कि हालात को खुद बना रहा है। और चौथी तरफ ईरान, जो इस पूरे खेल का अनप्रेडिक्टेबल कार्ड बन चुका है, क्योंकि ईरान अब वो नहीं रहा जो सिर्फ सैंक्शन से डर जाए। अब वो रिस्क लेने को तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही छिपी हुई और डीप स्टोरीज आपको मिलती रहें तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं।